आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जैसा कि नाम से क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट प्लस कॉस्टिंग, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग कैसे करते हैं, इसको बात को बिना भारी बनाए हुए इजी वे में मैं आपको इसमें इंटर करवाता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग, आप ना कॉन्ट्रैक्टर हो। आप कौन हो? कॉन्ट्रैक्टर हो। और मैं कॉन्ट्रैक्टी हूं। मैं कौन हूं? कॉन्ट्रैक्टी हूं। सीधे मुद्दे पे आ रहे हैं। मैं कौन हूं? कॉन्ट्रैक्टी। और आप कौन हो? कॉन्ट्रैक्टर हो। मैंने आपको एक बिल्डिंग बनाने का ठेका दिया है। कौन सा? क्या दिया है? क्या बनाने का ठेका? मैंने ठेका आपको दिया है ना, तो मैं कौन हो गया? मैं कॉन्ट्रैक्टी हो गया। और आप कौन हो गए? कॉन्ट्रैक्टर हो गए। अच्छा, जो बिल्डिंग है ना, वो मान लो 50 फ्लोर का है। कितने फ्लोर का है बिल्डिंग है? 50 फ्लोर्स हैं उसके अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर। जो बिल्डिंग बनाने का ठेका मैंने आपको दिया है वो कितने का है? कितना फ्लोर है उसके पास? उस पे 50 फ्लोर्स है। आपको लगता है कि ये बिल्डिंग एक साल में बन के तैयार हो जाएगा? शायद नहीं, शायद नहीं। भाई 50 फ्लोर का बिल्डिंग है और ऑब्वियस सी बात है कई हजार स्क्वायर फीट में ये होगा। तो ये एक साल के अंदर 50 फ्लोर बन के तैयार हो जाना मामूली बात नहीं है, चाहे आप कितनी भी तेजी के साथ काम करें। तो मैं कुछ एजम्पशंस पहले से, कुछ एग्जांपल एक सेट कर रहा हूं और फिर हम कॉन्ट्रैक्ट पे जब आएंगे तो सीधे बात समझ में आ जाएगी आपको। तो मैं हूं कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टी। मैं कॉन्ट्रैक्टी हूं और आप कौन है? कॉन्ट्रैक्टर हो। ये तो समझ में आ गया। तो एक बात आपको तुरंत समझ में आ गई होगी ना कि जो ठेका देता है, जो ठेका दाता होता है वो कॉन्ट्रैक्टी होता है, और जो ठेका लेता है वो कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर होता है। ठीक है ना? मैंने आपको एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मान के चलो कि उस बिल्डिंग को बनाने में आपको कितना कितना लगेगा? सपोज करिए उस बिल्डिंग को बनाने में आपको जो टाइम लगने वाला है वो 4 साल लगने वाला है। कि एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं मैं अभी, बस इससे ज्यादा आपको कोई टेंशन नहीं लेना। कितने साल लगने वाला है? इस बिल्डिंग को जब आप बनाओगे तो मान के चलो इस बिल्डिंग को बनाने में आपको 4 इयर्स लगने हैं। ठीक। अब इस बिल्डिंग को, अब एक बात समझनी होगी ना कि आपको मैंने कितने का ठेका, कितना में बनाओगे आप? वो तो कुछ प्राइस तय किया होगा ना हमने। कुछ प्राइस तय किया ना। तो सपोज करिए 100 करोड़ में मैंने आपको, या 90 करोड़ में मैंने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कितने में? 90 करोड़ में मैंने आपको ये ठेका दिया है। कितने में? 90 करोड़ में। एग्जाम्पल ले लेते हैं बस। अब 90 करोड़ या चलो 100 करोड़ मान लेते हैं तो और अच्छी बात होगी। 100 करोड़ कर लेते हैं कि हमने आपको ठेका दिया 100 करोड़ का। और इसको बनाने में कितना साल लगेगा? 4 साल लगेगा। तो 4 साल में आप इसे बनाओगे तो इसका मतलब आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पर कितना प्रॉफिट या लॉस एग्जैक्टली हुआ ये कब पता चलेगा आपको? 4 साल पूरा होने के बाद। हाँ या ना? तो अब एक बात सोच समझ कर बताओ सीधे सीधे कि आप प्रॉफिट या लॉस 4 सालों में पता करोगे या हर साल पता करोगे? बोलो बोलो, आपको क्या लगता है ये प्रॉफिट या लॉस 4 साल जब ये बिल्डिंग समाप्त कर लोगे या बना लोगे, आप मतलब कंप्लीट कर लोगे, तब निकालोगे प्रॉफिट या लॉस? या हर साल आप प्रॉफिट या लॉस पता करते रहोगे? हर साल। हर साल क्यों पता करोगे? कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। हर साल कैसे पता करोगे? भाई बिल्डिंग का जब तक समाप्त नहीं करोगे तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉफिट या लॉस क्या है? नहीं ना? तो
एक ही काम है ना, एक ही बिल्डिंग बनाने का काम दे रहा हूं ना मैं आपको अभी। उस बिल्डिंग का प्रॉफिट कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा ना, बिल्डिंग कंप्लीशन के बाद या पहले। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आप हर साल प्रॉफिट पता करोगे उस बिल्डिंग का या 4 साल के बाद? तो मैं आपको तुरंत इसका जवाब बताता हूं। एक कंफ्यूजन दिमाग में बना नहीं बना, पहले ये बताओ, हाँ या ना? तो इसका जवाब यह है कि भले ही एग्जैक्टली जो हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा 4 साल के बाद, लेकिन फिर भी हम हर साल प्रॉफिट या लॉस पता करेंगे। कैसे? अंदाजा लगाएंगे। पहला साल हमने जितना काम किया उसमें हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या हो सकता है, हम वो प्रॉफिट निकालेंगे पहले। दूसरे साल का फिर प्रॉफिट उसके अनुसार निकालेंगे। अब अगर 4 साल में अगर प्रॉफिट निकलेगा उस बिल्डिंग का, तो क्या 4 सालों तक शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दोगे आप? है ना, देना पड़ेगा ना आपको डिविडेंड। तो भले ही ये काम 4 साल में पूरा होगा, लेकिन आपको हर साल प्रॉफिट की जानकारी लेनी होगी। अब ये सारी बातें मैंने पहले क्यों बता दिया, अब इसी बात के सहारे बाकी चीजें मैं आपको समझा पाऊंगा, वरना आप उन बातों को समझ ही नहीं पाते जो बातें डिफरेंट स्लाइड्स में पहले लिख दी गई होंगी। अब मैं आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछता हूं, आप तुरंत जवाब दोगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 100 करोड़। देखो अपने आप बता दिया ना आपने, हमें डिफाइन करने की जरूरत पड़ी नहीं। जितने में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है बिल्डिंग बनाने का, वही प्राइस क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है बोलो? 100 करोड़। डन। मैं कौन हूं? कॉन्ट्रैक्टी। आप कौन हो? कॉन्ट्रैक्टर। अब आइए मुद्दे पर, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पर मैं अब आपको तुरंत लेकर आ जाता हूं। देखिए यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जितने, अब एक बात बताओ, क्या एक आप कॉन्ट्रैक्टी हो ना, क्या जरूरी है कि आप एक ही बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट आपने ले रखा होगा? एक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी एक टाइम पर सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर रही होती है। हो सकता है आपने यहां बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, किसी दूसरे स्टेट में आपने ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, तीसरे स्टेट में आपने फ्लाईओवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। कंस्ट्रक्शन ही करते हो तो आपके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। बीएससी एंड सी कंपनी, ये सब इनका ज्वाइंट वेंचर होता है, ये सब बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। हजारों वर्कर्स इनके परमानेंटली काम कर रहे होते हैं। करोड़ों की इनके पास मशीन प्लांट एंड मशीनरी होती है। तो एक बात बताओ, क्या अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग प्रॉफिट या लॉस पता करोगे, या सारे ही कॉन्ट्रैक्ट जो एक टाइम पे चल रहा है सारे का प्रॉफिट या लॉस एक ही जगह पे पता कर लोगे? बताओ। ऑब्वियसली अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट या लॉस अलग अलग पता करना पड़ेगा आपको। कॉमन सेंस की बात है। क्या कहा मैंने? अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग आपको प्रॉफिट या लॉस पता करना है। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए आपको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसका नॉर्मली नंबर डाल देते हैं या नाम से बताते हैं। जैसे मान लो कॉन्टैक्ट नंबर 101 अकाउंट, कॉन्टैक्ट नंबर 102 अकाउंट। अलग अलग कॉन्टैक्ट का आप नाम रख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर बनाकर आप अलग अलग कॉन्टैक्ट का अलग अलग बिल्डिंग। सपोज करो आप मेरा बिल्डिंग बना रहे हो ना, हाँ या ना, और उस बिल्डिंग का कॉन्टैक्ट नंबर 103 है, तो मेरे बिल्डिंग बनाने के लिए आप एक अलग अकाउंट बनाओगे, कॉन्टैक्ट नंबर 103 अकाउंट। किसी का फ्लाईओवर बना रहे हो तो फ्लाईओवर का अलग अकाउंट बनाओगे। तो अलग अलग अकाउंट के लिए, अलग अलग कॉन्टैक्ट के लिए आप अलग अलग अकाउंट बनाओगे। अच्छा एक बात बताओ, ये कॉन्टैक्ट अकाउंट बनाएगा कौन? थोड़ा मैं इसको इंटरेस्टिंग बना के बातें कर रहा हूं ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बना रहे होगे ये कौन बनाएगा बोलो? कॉन्ट्रैक्टी बनाएगा या कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा? सॉरी,
कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा यार। मुझे क्या, मुझे तो पता है कि मैं 100 करोड़ देने वाला हूं आपको। पता तो आपको करना है ना कि आपने इस पर प्रॉफिट या लॉस आपका कितना हुआ। तो अकाउंटिंग आपको करना है, मैंने तो बस दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, काम आप कर रहे हो। तो आपको मतलब कि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया जाएगा, ना कि कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा। यहां तक बात समझ में आ रही है? कॉन्ट्रैक्टी नहीं बनाएगा, बनाएगा कौन? तो अभी तक क्या समझ में आया? मैंने जो एग्जांपल बताया था उसके अकॉर्डिंग बताइए, बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनाओगे, अब चाहे 50 कॉन्ट्रैक्ट है तो 50 अकाउंट बनाना, तो आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 100 करोड़, है ना? आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग अकाउंट बनाओगे या सारे ही कॉन्ट्रैक्ट को एक ही अकाउंट में लेकर आओगे? अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग अकाउंट बनाओगे और उस अकाउंट का नाम क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और उसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आपको प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, आप 50 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ लेकर चलते हो, क्या आपको यह भी जानने की जरूरत है कि कुल मिलाकर आपने एक साल में कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया? ये जानने की जरूरत है क्या आपको? यस, 100%। इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाओगे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। इन सारे ही कॉन्ट्रैक्ट को के प्रॉफिट को फाइनली आपने कितना कमाई किया, ये आपका इसके लिए आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बनाना है। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर रहे हैं हम लोग ना। इसके अंदर क्या समझ में आया? अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना? जितने कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे होंगे एक टाइम पे, उतने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स बनाए जाएंगे। ये बनाया किसके लिए, किसके द्वारा जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर इसको क्यों बनाएगा, उसको क्या मतलब है इससे? जाने हुए ये बात, कोई शक है इसमें? अब आइए मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं। A contract is a contract generally takes more than 1 year to complete. Normally, देखो, it's not necessary, but कहा जा रहा है यहां पर कि नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज्यादा का टाइम ले लेता है। कोई भी ब्रिज बनता है, फ्लाईओवर्स वगैरह, नॉर्मली देखोगे 1 साल से ज्यादा का टाइम लग जाता है। एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के। अगला, ईच कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन इज ट्रीटेड एज द कॉस्ट यूनिट। एक कॉन्ट्रैक्ट को एक कॉस्ट यूनिट मानते हैं, एक यूनिट मानते हैं हम, ठीक है ना? अगला पॉइंट, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच कॉन्ट्रैक्ट। मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए ना? अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है, किसके द्वारा? कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, ताकि उसको प्रॉफिट या लॉस पता चल सके। कोई प्रॉब्लम? एक बात बताओ, आगे बढ़ने से पहले, अगर ये मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पहले ही आपको बता रहा होता, कुछ समझ में आ रहा होता? नो। आप लोग तो पता नहीं कौन सी बातें चल रही है यार। फिर आप इंतजार करते कि अच्छा देखते हैं आगे क्या बातें होती है, शायद उससे समझ में आ जाए। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? यहां तक की बातें आप किसी को भी समझा सकते हो 100%। अब आगे की बात को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। जनरली ऑल लेबरर्स आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट लेबरर्स। देखो यहां पर क्या है ना कि जनरली ऑल लेबर्स, जितने भी लेबर्स लगते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, वो सभी डायरेक्ट ही है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम चल रहा है। इसका भी मतलब थोड़ा सा और ज्यादा आगे समझ में आ जाएगा। यहां पर प्लांट एंड इक्विपमेंट मे बी परचेज्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्टर और मे बी हायर्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, देखो एक बात बताता है, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, आप देखोगे कभी फ्लाईओवर बनते हुए देखा आपने? चलो रोड बनते हुए देखा आपने? जब भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन कहीं पे कुछ चल रहा होता है, बड़े बड़े प्लांट्स को देखा होगा आपने। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, नॉर्मली उनके प्लांट्स अपने ही होते हैं। समझ लो, नॉर्मली उनके अपने प्लांट्स होते हैं, अपने इक्विपमेंट्स होते हैं। ये करोड़ों में अरबों में होते हैं, बहुत महंगे प्लांट्स भी होते हैं इनके। लेकिन
अब दो चीजें हैं, या तो प्लांट कॉन्ट्रैक्टर का खुद का खरीदा हुआ होगा, अरे बोलो यस या नो, या फिर उसने किराए पे लाके यूज कर रहा होगा। सभी लोग अपनी जेसीबी थोड़ी खरीद लेते हैं खुद काम करने के लिए, कुछ किराए पे भी लेके काम कर लेते हैं। जेसीबी बड़ा इजी रीच हो गया होगा आपके दिमाग का, इसलिए मैंने बताया आपको। तो सवाल यह है कि अगर, बस इतनी सी बात समझो, अगर आप खुद का खरीदे हो तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे, हाँ या ना? और अगर खुद का नहीं खरीदे हो, किराए पर ले रहे के आप यूज कर रहे हो, तो आप उसके लिए रेंट दे रहे होंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। ये ओवरऑल कुछ मैंने आपको, ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात वही आई कि मैंने ओवरऑल कुछ बातें आपको बता दी। ओवरऑल नहीं, बहुत कुछ बता दिया हमने। अब आगे की चीजों को ध्यान से देखिए। अब सवाल यह है, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शायद नहीं। अब यहां पर कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हैं, इंपोर्टेंट टर्म्स। एक विशेष स्लाइड मैंने तैयार करवाया इसको, ताकि आप आराम से समझ सके। बताइए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? मैंने माहौल पहले ही बता दिया है ना? माहौल मैंने पहले बना दिया आपके दिमाग में। क्या चीज का ठेका दिया था हमने आपको? बोलो बोलो जल्दी बोलो। बिल्डिंग का। कितने फ्लोर का बिल्डिंग है? कितना साल लगने वाला है आपको बनाने में? प्राइस कितना है उसका? 100 करोड़, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। बोलो बोलो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 करोड़। डन। देखो यहां पर है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। बस मेन यही खेल है, इसको समझ लो। जो ये बातें समझ लिया, मैक्सिमम बच्चे जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, 99.9% बच्चे की अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो वो यही है, वर्क इन प्रोग्रेस पे। इसे कंफर्म कर लिया आपने, सब कुछ कंफर्म हो गया, और आप बहुत इजीली अभी तुरंत कंफर्म कर लोगे कि क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस। अब चलिए समझिए, 4 साल में आपको बिल्डिंग तैयार करना है, ठीक है? एवरेज आप 1 साल में कितना परसेंट बिल्डिंग तैयार कर रहे हो? 25%। एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन क्या जरूरी है कि पहले साल आपने 25% बिल्डिंग बना ही दोगे? नो। ऐसे मैं आपको एग्जाम बता रहा हूं, पहला साल में 25% बिल्डिंग नहीं बन जाएगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर तैयार करने में काफी टाइम लगता है। समझ रहे हो? मेन तो समझो कि बिल्डिंग अगर 50 फ्लोर का बनना है तो ऑन एवरेज कह सकता हूं मैं कि 1/3 टाइम तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाने में लग जाएगा टाइम। समझ रहे हो क्या? तो सपोज करो पहला साल तुमने 20% काम किया, मान लेते हैं पहला साल तुमने 20% ही काम किया। बस तुम कुछ अपना दिमाग लगाना नहीं, बस तुम एक ठेकेदार बन के सोचते रहो, मैं कुछ बातें बताते रहता हूं, बता रहा हूं, आप उसको बस कहानी की तरह लेते जाओ। तुम पढ़ाई करो, ये दिमाग से निकाल दो, तभी समझ पाओगे। आसान है ये। अभी तक जो बातें मैंने कही कि एक बिल्डिंग का तुम ठेका ले हो 100 करोड़ में वगैरह, ये बात समझ में नहीं आ गई क्या? है ना? अब आपको अकाउंटिंग करना है तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे, ठीक है ना? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टी। आपको कॉन्ट्रैक्टर, आपको पता करना है अगर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैंने ये भी बता दिया कि सारे का पता करना है तो अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेना। ये सारी बातें उसको वहीं लॉक करो। और अभी जो मैं फिर कहानी बता रहा हूं, अगली बात, अगला पड़ाव पे हम लोग चलते हैं। तो देखो 4 साल में अगर हम बिल्डिंग तैयार करेंगे तो मान लो पहला साल तुमने 20% बिल्डिंग तैयार किया, ठीक है? दूसरा साल तुमने 40% बिल्डिंग तैयार कर दिया। तो चलो 45% कर देते हैं, नहीं तो फिर बाद में थोड़ा सा मर्ज होगा तो मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है ना? सपोज करते हैं कि आपने कितना परसेंट, मैं यहां पे मान लेता हूं 45% तक आपने बिल्डिंग तैयार किया, मतलब सेकेंड ईयर में कितना परसेंट काम हुआ? 25%। कोई शक नहीं ना? तो पहला साल में 20% बिल्डिंग बन के तैयार है, दूसरा साल में 45%, तो ऐड कितना किया?
25% क्या ना, इसी को समझना और कुछ करना नहीं आपको। तीसरे साल में आपने इसको कर दिया मान लीजिए 85%, और चौथे साल में ये हो गया 100%। अब चौथा साल का पूरा साल यूज नहीं हुआ, हो सकता है कुछ ही टाइम पे आपने कर दिया इसको 100%। समझ में आई बात, आया ना? तो वही बात मैंने पहले आपको समझाया था कि ये बताओ आप मुझे कि क्या आप पहले साल का प्रॉफिट कुछ निकालोगे या नहीं, इसके बारे में कुछ नियम है, लेकिन उस नियम को आगे हम चेक करेंगे। पहले ये बताइए कि जब तक आपका 100% बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाता है, वह बिल्डिंग पर जितना भी काम हो चुका वो क्या कहलाएगा मालूम है? वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहलाएगा बोलो? वो काम कहलाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। जब तक 100% काम पूरा नहीं होगा, मैंने इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में डिफरेंट एग्जांपल दिया मैंने कि आप फर्नीचर बना रहे हो, एक लकड़ी का एक बेड बना रहे हो मान लो, आपने जब तक अगर उस पर 1% प्रोसेस कर दिया तो भी वर्क इन प्रोग्रेस, और अगर 100% जब तक नहीं हो जाता है तब तक ये क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। तो बिल्डिंग जब तक पूरा नहीं हो जाएगा बनकर, इसको क्या बोलेंगे हम? वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। ये बात जानते हैं आप? एनी प्रॉब्लम? यस, ये हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। अब मैं आपको थोड़ी सी और बातें, वर्क इन प्रोग्रेस समझ में आ गया? अब थोड़ी यहां पर कुछ टर्म्स है, इसको कंफर्म कीजिए, 100% चीजें खत्म। एक बार में अगर चीजें समझ में नहीं, दूसरी बार देख लेना 100% कंफर्म, रिपीट कर दोगे तो। अब अगला मुद्दा यह है, वर्क इन प्रोग्रेस तो समझ में आ गया? आ गया? अगला मुद्दा यह है, ये वर्क सर्टिफाइड क्या होता है और वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है? आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपने कह दिया कि भाई आपने 20% काम पूरा कर दिया, कोई जरूरी है मैं मान लूंगा? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपने कम ही काम पूरा किया, आप तो ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करोगे, और ऐसा करोगे क्यों? पहले एक और बात ऐड करता हूं, ये बताइए आप कि ये 100 करोड़ का जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, क्या आपको मैं पूरा 100 करोड़ पहले ही दे दूंगा? नहीं तो मैं कुछ कंडीशन डालूंगा कि जैसे जैसे आप काम पूरा करोगे वैसे वैसे इतना अमाउंट हम आपको देते रहेंगे, इस कंडीशन के साथ। यही होता होगा क्या कॉन्ट्रैक्ट में? 100% ऐसा ही होता होगा ना। तो ये होगा कि पूरा पैसा एक साथ एडवांस मिल जाएगा, नहीं ये होगा कि पूरा काम होने के बाद पैसा दिया जाएगा। दोनों चीजें बेकार है। होगा क्या कि जैसे जैसे आप काम पूरा करोगे वैसे वैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा, ठीक है ना? आपने एक सर्टेन, आप कहोगे 1% काम हो गया, पेमेंट कर दीजिए। सर मैं नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, किस बेसिस पर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो हम लोग के बीच जो एग्रीमेंट होगा उसको साइन किया होगा हम लेंगे। अब आप हमें रिपोर्ट करोगे सर इतना % काम पूरा हुआ, मैं खुद जाऊं या मेरे द्वारा ऑथराइज कोई इंजीनियर जाएगा या कोई दूसरा पर्सन जाएगा, वो चेक करेगा, वो आपके काम को अप्रूवल दे देगा। समझिए, जितने काम को अप्रूवल दे दिया, हाँ आपने इतना % काम किया, उसको बोलेंगे पता है क्या? वर्क सर्टिफाइड। और जितने का अप्रूवल नहीं दिया वो क्या कहलाएगा? अनसर्टिफाइड। ये आपके लिए है। तो मान लीजिए 100 करोड़ का काम में, सपोज करते हैं 100 करोड़ के काम में आपने कहा कि हमने कर दिया काम 30 करोड़ का, आपने कह दिया कि 30 करोड़ का काम हमने कर लिया है, क्या आपके कहते ही मैं मान लूंगा? बोलो, आपके कहते ही मैं क्यों मान लूंगा कि 30 करोड़ का काम आपने कर दिया? क्योंकि आप तो ज्यादा से ज्यादा काउंट करवाओगे, हाँ या ना? आप कहोगे ज्यादा से ज्यादा और मैं करूंगा उसको कम से कम। सही है क्या? 100%। तो आप 30 करोड़ बोलोगे, तो ये 30 करोड़ आपके हिसाब से क्या है? बोलो बोलो, ये 30 करोड़ आपके हिसाब से क्या है? भी तो समझ में आएगा यार। 30 करोड़ क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस है। बट इस 30 करोड़ में हमारे इंजीनियर ने कहा कि आपने
सपोज करो 24 करोड़ का काम ही पूरा किया है, तो आपको सर्टिफिकेशन कितने का मिला? 24 करोड़ का। समझ रहे हो? तो 24 करोड़ क्या कहलाएगा? वर्क। कितने का सर्टिफिकेशन आपको नहीं मिला, तो ये क्या कहलाएगा? वर्क अनसर्टिफाइड। तो बताइए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 100 करोड़। अभी आपने एक्चुअल में आपके अकॉर्डिंग आपने काम कितना पूरा किया? अच्छा, आपने जानबूझ के बढ़ाया हुआ है या घटाया हुआ है? नहीं नहीं, आपने क्यों बढ़ाया हुआ है? जबरदस्ती नहीं, आपने बढ़ाया नहीं हुआ है, आपके अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग इतना ही काम हुआ है, ठीक है ना? आपने इतने का इनपुट डाल दिया है तो आपको ये लगता है ठीक है। आप मेरे सर्टिफिकेशन कम देने से आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थोड़ी कम कर दूंगा मैं तो पूरा ही पेमेंट करूंगा। आपको बहुत टेंशन क्यों लेना है? ठीक है, मैंने सर्टिफिकेशन मैंने अभी कम किया, ठीक है, बिल्डिंग काम पूरा कर दोगे तो 100 करोड़ ही मिलेगा आपको, इसलिए बहुत टेंशन में आप नहीं रहोगे। थोड़ा गैप तो हो ही जाएगा ना, आप कहोगे इतना, मैं कहूंगा नहीं इतना, ठीक है ना? बस वही बार्गेनिंग एक तरह का कि आप कुछ भी, जब मान लो फ्रूट्स खरीदने जाओगे आप, जो दुकानदार बोल दिया करते हैं वही खरीद लिया करते हो, नहीं ना? कुछ चीजें डिफरेंस आ जाती है। तो जितने काम आपने आपके कॉस्ट अकाउंटेंट ने बताया वो क्या है? वर्क इन। और ये कब तक वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा? जब तक ये 100% बनकर तैयार ना हो जाए। तो जब तक ये चल रहा है, बीच में आधा अधूरा काम, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस। कितना करोड़ का? 30 करोड़ का, ठीक है ना? अब इसमें से आपको मैंने कितने का सर्टिफिकेशन दे दिया? तो ये वर्क सर्टिफाइड है। और जितने का नहीं दिया क्या है? ये वर्क अनसर्टिफाइड, जो कि कितना करोड़ है? 6 करोड़ है। यहां तक की बातें समझ में आ गई है? अब यहां पर करते क्या है समझिए, यहां तक की बात क्लियर है? अब यहां पर हम बनाते हैं कौन सा अकाउंट? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, लेकिन थोड़ी सी एक बात और कंफर्म करते हैं बस। पता है क्या, यहां पर जो प्रॉफिट दिखाते हैं ना हम लोग, वो कोई तो बेसिस तो होगा जिस बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट तय करते होंगे। अब 30 करोड़ में ध्यान दीजिए, पहले साल हमने 30 करोड़ का काम किया, 24 करोड़ मान लिया किसने? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर ने मान लिया कि भाई ठीक है आपने 24 करोड़ का काम किया, मैं कॉन्ट्रैक्टर तो क्या मैं आपको 24 करोड़ दे दूंगा? नहीं दूंगा। अभी उसमें भी कुछ पैसे को मैं रोक लूंगा। समझ रहे हो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? अब तक का जितना काम आपने किया, अगर सारा ही पैसे मैं आपको दे दूं तो हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं छोड़कर भाग जाओगे आप। कॉमन सेंस लगाइए, हर बात के पीछे लॉजिक होता है, जबरदस्ती कुछ नहीं बोला जाता है, किया जाता है। मैं, मेरी मजबूरी भी है कि आपके कुछ पैसों को मैं रोक कर रखूं। साथ में एक और चीज, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पे पूरा नहीं करोगे ना तो आपसे जुर्माना भी लिया जाएगा। समझ रहे हो? आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से राशि घटा दी जाएगी। दिल्ली मेट्रो वगैरह में काम हो रहा था ना, तो कभी कभार देखोगे दिन रात काम चलते रहता है। कॉन्ट्रैक्टर को डर है कि अगर सर्टेन डेट जो हमें पहले से निर्धारित कर दिया गया है, अगर उस डेट पर हमने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके नहीं दिया तो डेली के बेसिस पर लाखों रुपए काटना शुरू कर देगी सरकार, या कॉन्ट्रैक्टी काटना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आप टाइम पे काम पूरा करके नहीं दे रहे हो। तो 100% पेमेंट मैं आपको नहीं करूंगा। 24 करोड़ मैंने माना है तो उसमें से कम ही पेमेंट करूंगा। ये बात समझ में आ गई? अब सवाल यह है कि आप किस बेसिस पे पहला साल का प्रॉफिट मानोगे, या प्रॉफिट मानोगे भी कि नहीं मानोगे। इसके कुछ वेज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में प्रचलित हैं। क्या है? बस इसी पॉइंट को आज हमें देखना है, फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद सारे क्वेश्चंस बनाना आप स्टार्ट कर दोगे बस अपने आप। ध्यान से देखिएगा, कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। देखिएगा, प्रॉफिट ऑन, इसको 3 भाग में बांटा गया सीधा। प्रॉफिट ऑन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉफिट ऑन अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉफिट ऑन लाइकली टू बी कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रॉफिट ऑन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने जिस साल लिया
और उसी साल खत्म कर दिया आपने, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, काम पूरा कर दिया, तो कोई टेंशन होगी क्या? फिर इतना टेंशन क्यों लेना है? फिर ये वर्क इन प्रोग्रेस का कोई टेंशन नहीं होगा, है ना? फिर हम कितना प्रॉफिट माने और कितना ना माने इस बात की टेंशन होगी नहीं। टेंशन कब होगी? जब काम कई सालों तक चलेगा, वहां पे बहुत सारे इश्यूज आएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस के इश्यूज आएंगे। फिर ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई क्या करें, कितना प्रॉफिट माने, कितना परसेंट काम पर, ये सारी चीजें दिक्कत आएगी। तो अगर एक साल में पूरा हो गया तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज बिगन एंड कंप्लीटेड in the same financial year, then the entire profit or loss made on such a contract should be transferred to the profit and loss account. तो इंटायर अमाउंट को हम कहां भेज देंगे? मैंने बताया था ना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेन दिक्कत यहां पर आती है, देखो प्रॉफिट ऑन अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में दिक्कत आती है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या डिसीजन कैसे लेता है, देखो बस 3 मिनट और दिमाग लगाना है आपको। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन दिस रिगार्ड, however the following general rules may be followed in this context। देखो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब ऐसा ही नहीं है कि आपको हर कीमत पर ऐसे ही रूल को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार की नजर में आप दोषी करार दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए नॉर्मली कुछ रूल्स अपने आप मार्केट में बन जाया करते हैं और उसको सभी लोग उसी को फॉलो करना बेहतर समझते हैं। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है कॉन्ट्रैक्टर के बीच वो क्या है, आइए चेक कीजिए। पहला रूल देखिए, व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ध्यान दीजिए, अगर वर्क सर्टिफाइड, नॉट वर्क कंप्लीटेड, नॉट वर्क इन प्रोग्रेस, अगर वर्क सर्टिफाइड, बस यहीं से समझना है कूल माइंड से, अगर वर्क सर्टिफाइड, व्हेन वर्क सर्टिफाइड is less than 1/4, that is 25% of the contract price। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का अगर वर्क सर्टिफाइड 1/4 से कम है, लाइक 25% से कम है, देन नो प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 रुपए भी प्रॉफिट ट्रांसफर ही नहीं करेंगे। मतलब जब तक 25% काम पूरा नहीं हो जाता, 25% से कम काम पूरा होने पर, वर्क सर्टिफाइड होने पर, हम उस साल 1 रुपए भी प्रॉफिट नहीं मानेंगे। अगर पहला साल, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल में क्या बताया था, याद कीजिए, मैंने यूं ही एग्जांपल नहीं दिया था। आपका वर्क सर्टिफाइड कितना है? 24 करोड़, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? तो आपका पहला साल वर्क सर्टिफाइड कितना परसेंट? 24%। ये 25% से कम है, इसका मतलब पहला साल हम 1 रुपए भी प्रॉफिट नहीं मानेंगे। अगर 24, अगर यही है तो हम 1 रुपए भी प्रॉफिट नहीं मानेंगे, याद रखिएगा। प्रॉफिट, ये बस ये याद रखिए, कितना? अगर 1/4 से कम है तो नो प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंफर्म? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाइए। आगे लिखा हुआ है, this is based on the principle that no profit should be taken into account unless the contract has reasonably advanced। मतलब देखो इसका प्रिंसिपल है कि कम से कम इतना काम पूरा कर लो। हालांकि मैंने पहले भी बताया, यहां पे लिखा भी हुआ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन फिर भी 25% अगर काम पूरा नहीं हुआ तो आपने पहला पड़ाव भी पार नहीं किया है, तो अभी उससे प्रॉफिट क्यों मारने की जल्दीबाजी हो रही है? कुछ कर तो लो पहले, है ना? कुछ काम बढ़ा तो लो, फिर प्रॉफिट मानना, ठीक है ना? चलिए आइए, अब आइए नेक्स्ट रूल फटाफट देखते हैं। अगला है, व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज 1/4 और मोर, 1/4 और मोर, मतलब 25%, और मतलब अगर एग्जैक्टली 25% काम पूरा है तो फिर प्रॉफिट मानेंगे? हाँ मानेंगे। और मोर, बट लेस देन 1/2, लेस देन मतलब 50% से कम। तो पहला केस क्या देखा आपने? अगर 25% से कम है तो नो प्रॉफिट, आया ना?
बस मेन कहानी से गुजर रहे हो बस। पहला, अगर मैंने क्या कहा आपको, 25% से कम अगर है तो नो प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट इन केस ऑफ प्रॉफिट, सपोज वर्क सर्टिफाइड इज more 25% and more than 25% but less than 50%, अगर ऐसा केस है तो कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे और कैसे ही निकालेंगे उसको समझिए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, देन जनरली 1/3 ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर 1/3 प्रॉफिट, अब वो भी कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला नीचे दिया हुआ देखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना भेजोगे? नोशनल प्रॉफिट। व्हाट इज नोशनल प्रॉफिट? नोशनल प्रॉफिट समझते हो? आपने सुना होगा कभी ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ये नोशनल प्रॉफिट कहां से आ गया? देखो, आपने डाला उन इनपुट जितना और जो आउटपुट मिला, आउटपुट ज्यादा है इनपुट कम है तो वो प्रॉफिट है, लेकिन वो प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट नहीं है। फाइनल प्रॉफिट कब पता चलेगा आपको? कब पता चलेगा? जब आपका 4 साल खत्म हो जाएगा। लेकिन पहला साल में जितना ज्यादा आउटपुट है उसी प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? नोशनल प्रॉफिट। बट दैट इज नॉट नेट प्रॉफिट, इसीलिए उसको हम नोशनल प्रॉफिट बोल रहे हैं। वो एग्जैक्टली प्रॉफिट नहीं है, लेकिन उस प्रॉफिट का कौन सा भाग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजेंगे उसे निकालने के लिए नोशनल प्रॉफिट को क्या करेंगे? इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। अब सपोज करो आपका वर्क सर्टिफाइड, अब सपोज करिए पहला साल आपने 45% काम पूरा कर दिया, कितना परसेंट? और आपको वर्क सर्टिफाइड आपका मिल गया 40 लाख करोड़ का, 100 करोड़ का था ना? कितना करोड़ का वर्क सर्टिफिकेशन मिला? 40 करोड़ का। और उसमें मिला मान लीजिए आपको 32 करोड़। कितना मिला? तो यहां पर कितना लिखोगे? कैश रिसीव्ड कितना? 32 करोड़ एंड वर्क सर्टिफाइड कितना? 40 करोड़। समझ में आ गया फॉर्मूला? ये जब आप फाइनली जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे ना तो चीजें आपको और इजीली समझ में आ जाएंगे। पहले ध्यान से देखिए, अगर प्रॉफिट 25% से कम, अगर वर्क सर्टिफाइड 25% से कम है तो प्रॉफिट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वर्क सर्टिफाइड आपका 25% या उससे ज्यादा है और 1/2 मतलब 50% से कम है तो फॉर्मूला यूज करेंगे आप, जो नोशनल प्रॉफिट निकल के आएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब बनाएंगे आप तो आप देख लोगे इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। अब थोड़ा आगे जल्दी से देखिए, समझ जाओगे। लेकिन अगर वर्क सर्टिफाइड 1/2 एग्जैक्ट है या उससे ज्यादा है लेकिन 9/10 से कम है, मतलब 90% से कम है, तो बस वहां पर जो 1/3 था ना, यहां पर क्या आ जाएगा? 2/3। डन। और फिर आगे है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नियर कंप्लीशन देन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेटेड। अब अगर कंप्लीशन की ओर है, बिल्कुल समाप्ति की ओर है, देन एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और इसके आगे भी कुछ है, देख लीजिए एक बार। इनमें से कोई से भी एक प्रॉफिट को आप यूज, कोई भी तरीके को आप अपना सकते हो। तो नियर कंप्लीशन पे छोड़िए, आप 3 चीजों को अभी याद रखें, फिर हम उन क्वेश्चंस पे आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो चीजें समझ जाओगे। आपको 3 केस का भी सामना करना है। पहला कि अगर काम 25% से कम पूरा हुआ है तो प्रॉफिट मानेंगे ही नहीं। दूसरा, अगर काम पूरा हो गया 25% या उससे ज्यादा बट 50% से कम, देन 1/3 करना है, नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। तीसरा स्टेप ये होगा कि अगर काम पूरा हो गया 50% या उससे ज्यादा बट 90% से कम, देन हमें उस 1/3 की जगह पर क्या ले लेना है? 2/3। और बस इतनी बातों को अगर आप कंफर्म करके आओगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और प्रीवियस भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।